वेलकम टू नजरिया द विजन। नेगेटिव कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं और उसको उसमें आपके पास इतना स्कोप होता है कि आप उसको अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं। जैसे जब मैंने ताली किया था तो किया था जब मैंने शीतल मल्होत्रा का कैरेक्टर किया था। वो कैरेक्टर करने के टाइम पे मुझे याद है कि एक हॉलीवुड मूवी है स्प्लिट करके, जेम्स मैकअवॉय की मूवी है। वो मूवी के अंदर वो इंसान ने 24 पर्सनालिटीज प्ले की थी। जी उसमें से एक पर्सनालिटी मैंने वो हाउस होल्ड के ऊपर ही स्टोरीज चल रही है, तो वो चीज़ उन्हें इंटरेस्ट करती हैं। जैसे मेरी खुद की ग्रैंड मदर है, वो जब मीत आया था मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं मीत में आने वाला हूँ। तो देख रही थी वो हर रोज़ ये जा रहा है, हर रोज़ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। फाइनली जब मौका आया, टेलीकास्ट आया और टीवी पे देखा, मैं बता नहीं सकता वो इतनी खुश थी। उन्होंने अपने हमारे जितने रिलेटिव्स थे सबको मैसेज किया है पर्सनली, सबको कॉल किया है कि ये देखो ये आ गया, मीत पे आया है, ये रौनक का किरदार प्ले कर रहा है, ये ऐसा है। और मैं हर रोज़ घर पे आता था और हर रोज़ मुझे पूछा जाता था कि आगे एपिसोड्स में क्या होने वाला है आगे, और मैं बिल्कुल नहीं बताता था बिकॉज आई वाज लाइक नहीं आपको देखना पड़ेगा। मैंने एज एन एक्टर होप लूज कर दिया था कि शायद से मेरा कुछ नहीं बनने वाला, और एक अनजान इंसान की अनजान कहानी की वजह से मैंने सोचा नहीं यार, रिमोटिवेट हो गया। अब तक समय खत्म तो नहीं। बैठ के देखा और बोला कि यार आप बालाजी में क्यों नहीं ट्राई करते हो? अच्छा, आपका चेहरा तो इतना मतलब माशाल्लाह से प्यारा है, आप बालाजी में ट्राई कीजिए, आपका कुछ हो जाएगा, डेफिनेटली हो ये जाएगा। वाली माँ जैसा इमोशनल शो करने के बाद हाँ जी, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल में क्या आपको चेंज बहुत आया? लोग रेफर करते हैं, लेकिन मोस्टली वो प्रोडक्शन में होते हैं, शायद से क्रिएटिव्स होते हैं, कोई डायरेक्टर हो गया जिन्होंने आपको रेफर कर दिया। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक आर्ट डायरेक्टर ने मुझे पुश किया और बोला कि आपको इनकी प्रोफाइल चेक करनी चाहिए, बड़े बढ़िया कलाकार है। इससे मुझे यही समझ में आया, जब अपना काम आप सही से करते हैं ना, तो आपके ऊपर 1000 आंखें। आज मजा आ गया, आज घर जाके अच्छी नींद मिलेगी। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। विक्रम हम साहब, जी सर। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। आर्टिस्ट के लिए फिलॉसफी से शुरू करते हैं कि आर्टिस्ट के लिए एम्पैथी जरूरी है या ऑप्शनल है? सर बहुत ही सिर्फ जरूरी अच्छे है। इंसान ही अच्छी फिल्म बना सकते हैं। अच्छा इंसान ही अच्छा एक्टर बन सकता है। अगर आपको एक्टर बनना है, इफ यू वांट टू बी अ गुड एक्टर, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आई फील हर किरदार के अंदर एक नुआंसेस होती हैं, एक डेप्थ होती है, गहराई होती है, और वो आप तभी समझ पाते हैं जब आपके अंदर इंसानियत है। अगर आपके अंदर हमदर्दी नहीं है तो आप किसी के लिए फील नहीं कर पाएंगे। जैसे अब मैं जब एक नेगेटिव किरदार प्ले करता हूँ, वो नेगेटिव किरदार में भी उसका एक मोटिव आता है या एक रीज़न होता है जिसकी वजह से वो एक काम कर रहा है। अब मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसकी बैक स्टोरी क्या है, कि वो कहाँ से आ रहा है। एंड दैट ओनली हैपन्स जब आप लोगों को समझ सकते हैं, जब आपके पास लोगों के लिए एम्पैथी है, सिंपैथी है। आई थिंक साइकोलॉजी पढ़ना इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी कोई भी है। बुरा इंसान अच्छा एक्टर नहीं बन सकता। जो भी एक्टिंग करना चाहते हैं या स्टार बनना चाहते हैं, जो भी फिल्मों में काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है उन्हें अपने आप को दुनियावी बातों में और इंसानियत की बातों में थोड़ा सा एजुकेट होना चाहिए। उन्हें थोड़ा पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने एक किताब खरीदी थी जहां उस पर लिखा हुआ था 175 रुपए, हाउ टू लर्न एक्टिंग। और वो किताब के अंदर पहले पन्ने पे ये लिखा हुआ था कि अगर आपको एक्टर बनना है, इफ यू वांट टू बी अ गुड एक्टर, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये जानना कि हर इंसान जब भी कोई चीज़ करता है उसके पीछे एक कारण होता है, तो एज एन एक्टर हमारा जॉब है कि वो कारण ढूंढे। यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ बिफोर पोर्ट्रे द रोल। 100%, 100%, क्योंकि अगर मैं अपने आप को जस्टिफाई ना कर पाऊँ, मैं किरदार जब एक प्ले कर रहा हूँ, तो ऑडियंस कैसे जस्टिफाई होगी? ऑडियंस भी डाउट में रहेगी और वो मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। आज होता ऐसा है कि ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है। ऑडियंस ने इतना सिनेमा देख लिया है, इतने सारे शोज अवेलेबल है, इतनी सारी मूवीज अवेलेबल है, तो आई थिंक देव बिकम वेरी स्मार्ट। तो आप फूल नहीं कर सकते, तो उनको फूल करने से अच्छा है पहले अपने आप को कन्विंस कीजिए, कमिट टू योर रोल कम्प्लीटली। बिल्कुल, जब आप कमिट कर रहे हैं तो वो अपने आप दिख जाएगा लोगों कमिटमेंट को, चेहरे से दिखेगा और बिल्कुल दिखेगा, एक्शन से दिखेगा। 100%। शीतल मल्होत्रा, हम्म। शीतल मल्होत्रा जैसा बोल्ड और साइकोलॉजी की लेयर जो वेब सीरीज में रोल करना, हाँ जी। तो ये करने का डिसीजन रिस्की था या नेसेसिटी थी आपकी? सर एक तरीके से आई थिंक दोनों ही था। रिस्की भी था और नेसेसरी तो था ही। लगा नेसेसरी नहीं होता तो फिर यू ऑप्टेड आउट फ्रॉम द रोल। मुझे एक्चुअली मेरे बहुत पहले एक दोस्त ने पूछा था कि अगर तुम्हें पहला किरदार
एक ट्रांसजेंडर का मिले जी। या फिर एक बाइसेक्सुअल का मिले, तो क्या आप निभा पाओगे? और मैंने वो टाइम से एकदम चौड़ से कह दिया था, हाँ बिल्कुल निभा पाऊंगा, क्यों नहीं निभाऊंगा, मतलब मैं एक एक्टर हूँ, मैं अपने आप को कभी लिमिट नहीं करूंगा। लेकिन जब एक्चुअली में वो सिचुएशन मेरे सामने आई, तब मैं थोड़ा तो डाउट में था डेफिनेटली, क्योंकि एक इंसान के लिए डायलेमा था कि डिलेमा तो बिल्कुल 100% था। बिकॉज आप सोचते हो ना कि ऐसा किरदार जो आपने कभी देखा नहीं है, जो आपने कभी प्ले नहीं किया है, वो सडनली आपकी ज़िंदगी में एक पिवटल पॉइंट पे आ रहा है। वो एक्चुअली मेरा डेब्यू था इन द इंडस्ट्री। अब वो डेब्यू में मैं ये सोचा था कि हाँ चलो, अगर डेब्यू कर रहे हैं तो एक लीडिंग मटेरियल में करेंगे, हीरो बन के करेंगे, एक अच्छा पॉजिटिव रोल होगा। बट डेस्टिनी कभी कभार खुद लिख के आती है। जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, जो मुझे मेरे एक टीवी शो के लिए कास्ट करे थे, उन्होंने ही ये सीरीज़ डायरेक्ट की, शागिर खान, और उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा रखा। उनके लिए भी नया थे आप बिल्कुल बहुत नया इंडस्ट्री था पे। मैं, एंड उनको ये बिलीफ और फेथ रखना मेरे लिए, मेरे ऊपर, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैं हमेशा उनको शुक्रगुजार रहूंगा इस बात तो का। हाउ डिड यू कन्विंस हिम कि यू कैन डू द रोल? एक्चुअली आई डिड नॉट कन्विंस हिम, ही कन्विंस्ड मी। ओके। उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे मॉक शूट्स किए थे, मॉक टेस्ट किए थे, ऑडिशंस करते थे हम लोग। ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन हम लोग 10-10 बजे तक रात के बैठ के हम लोग वी वर रैकिंग आवर ब्रेन्स बिहाइंड ऑडिशन, ऐसे होना चाहिए, ये मोमेंट ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे ये इमोशन आना चाहिए। तो जब उन्होंने वो काम देखा, और वो काम फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट क्रैक थ्रू, तो उनके दिमाग में मेरा एक वो ऑडिशन या मेरा एक पर्सनैलिटी या वक्तित्व रह चुका था। तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने बहुत लोग को अप्रोच किया है इसके लिए, बट मुझे चाहिए एक ऐसा इंसान जो अपने आप को कंप्लीटली झोंक दे इस रोल के अंदर। और शायद से उनको वो मेरी आंखों में दिखा, वो जुनून उनको मेरी आंखों में दिखा। और जैसे मैंने कहा, आई बी ग्रेटफुल, ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया इस चीज़ को लेकर। एंड हाँ, जब ये शो बाहर भी आया, तब बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए तारीफ की। जो शो, जो लुक था, वो गेटअप आया था, हाँ। एंड बहुत सारी उस रोल के लिए आपने बिल्कुल बोल्ड लुक भी अडॉप्ट किया। हाँ जी, मैं उस वक्त डर लगा होगा ना कि यहाँ पर तो टाइप हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और actor- आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो शो करने के बाद मुझे कई शो और कई ऑफर्स वैसे आए जहाँ पे मुझे बोला गया कि आप ट्रांसजेंडर का रोल कीजिए, या फिर आप एक ऐसा वाला रोल कीजिए, और मैंने हर रोल के लिए मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो एक पहला पड़ाव था। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टू वेयर आई वॉन्टेड टू गो, ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं थी। तो वहाँ पे मुझे अपने आप को, जैसे आपने पूछा था कि रिस्क था या फिर नेसेसिटी थी, नेसेसिटी इसलिए थी बिकॉज मुझे अपने आप को प्रूव करना था। एज एन एक्टर मुझे बताना था कि मैं लिमिटेड नहीं हूँ कोई भी रिसोर्स में, और आप मुझे कोई भी शेप में और ढाल में डाल दीजिए, मैं वो आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और रिस्क इसलिए था बिकॉज ये मेरा पहला रोल था, तो मुझे पता नहीं था कि अगर मैंने पहला रोल गलत कर लिया तो वो आगे फ्यूचर में जाके उसके रेपरकशंस क्या होंगे। या तो नेगेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं, तो नेगेटिव कैरेक्टर्स में एक्टर को क्रिएटिवली ज्यादा फ्रीडम मिलता है, आपको लगता है ऐसा रोल करने में? मैं एग्री तो करूंगा, क्योंकि कैसा है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर में आपके पास एक बहुत लिमिटेड सोर्स है। मतलब अगर आप कोई भी टीवी एक्टर्स को जानते होंगे या फिर आपने टीवी देखा होगा, तो अगर आपने हीरो और हीरोइन को नोटिस किया है, बहुत सारे सीन्स में वो रो रहे होते हैं। बहुत सारे सीन्स में, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीन्स में वो रो रहे होते हैं। तो जो कलाकारी का हिस्सा है, जहाँ पे उन लोग प्ले अराउंड कर सकते हैं या खेल सकते हैं, वो स्कोप कम हो जाता है। अब वो किरदार के ऊपर है, बिकॉज वो किरदार लिखा ऐसा गया है। नेगेटिव कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं और उसको, उसमें आपके पास इतना स्कोप होता है कि आप उसको अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं। जैसे जब मैंने ताली किया था, या जब मैंने गांडू किया था, जब मैंने शीतल मल्होत्रा का कैरेक्टर किया था, वो कैरेक्टर करने के टाइम पे मुझे याद है कि एक हॉलीवुड मूवी है स्प्लिट करके, जेम्स मैकअवॉय की मूवी है। वो मूवी के अंदर वो इंसान ने 24 पर्सनालिटीज प्ले की थी। जी। उसमें से एक पर्सनालिटी मैंने उठाई और मैंने बोला ये पर्सनालिटी शायद से शीतल मल्होत्रा की पर्सनालिटी रहेगी। ओके। मैंने उस पर काम किया, उसके ऊपर अपने डायलेक्ट पे काम किया, अपने मूवमेंट पे काम किया, इंस्पिरेशन लिया, इंस्पिरेशन लेके, क्योंकि कोई ना कोई बेस चाहिए आपको ना। आपको चाहिए रहता है, क्योंकि कभी अगर आपने ऐसा कुछ देखा है नहीं जिंदगी में, मैंने ऐसे कभी, व्हेन आई ग्रो अप आई डिड नॉट सी समथिंग लाइक दिस, तो आई हैड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर। वो इंस्पिरेशन लेके मैंने उस कैरेक्टर को अपने तरीके से मोल्ड किया।
लेकिन ज़रूरी तो बहुत था, और वो भी नेगेटिव कॉनोटेशन में ही था कैरेक्टर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी 24 पर्सनालिटीज इतनी विविड है कि वो नेगेटिव कहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यस, नेगेटिव कैरेक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा स्कोप देते ज़्यादा हैं, देते हैं। आपको स्कोप और फ्रीडम ज़्यादा देते हैं, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपके डायरेक्टर्स कैसे हैं, आपके आजू बाजू के को एक्टर्स कैसे हैं। जैसे मैं मीत कर रहा था, मीत में भी मैं एक नेगेटिव लीड प्ले कर रहा था, वहाँ पे हमारे डायरेक्टर थे जलद सर, एंड मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ इसी के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे एज एन एक्टर खोल दिया। अगर मैं उन्हें कहता था कि सर मुझे यहाँ से लाइन नहीं, मुझे वहाँ पे कोने में खड़े होके एक झूले के ऊपर से लाइन बोलनी है, तो बोलते थे ठीक है बेटा बोल, जा कैमरा लगा दूंगा वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कभी बाउंड नहीं किया, फ्लेक्सिबिलिटी थी उनके और अंदर। मुझे लगता था कि क्योंकि हमने टीवी देखा है, हमको लगता था कि टीवी बहुत स्टैटिक है, आपको एक जगह पे रहना है, आपको यहीं से सारे डायलॉग बोलने हैं, इंटेंस आंखें आपके, रोना सब आपके एक जगह से होगा, नहीं, और फिर वो सब, हाँ जैसे आपने कहा मल्टीपल मूवमेंट्स आएंगे, बट नहीं था वैसा। मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत स्कोप दिया गया इम्प्रोवाइजेशंस करने का, मुझे बहुत स्कोप दिया गया डायलॉग्स ऐसे यूज़ करने का जो स्क्रिप्ट में नहीं थे, जो राइटर्स ने बाद में इनकलकेट करके डाले, और उनको लगा कि शायद से कैरेक्टर ये चीज़ बोल रहा है इम्प्रोवाइजेशन करके, तो हमको ये स्क्रिप्ट में ऐड करना चाहिए, शायद से ये कैरेक्टर ही ऐसा है। वेरी नाइस। तो मेरे लिए वो बहुत आई थिंक एक लर्निंग कर्व था, बहुत कुछ सीखा मैंने, और मुझे वो फ्रीडम था एज एन एक्टर। जब आपको फ्रीडम मिल जाता है ना, लकी। सो इट बिकम्स मैजिकल, आई थिंक द प्रोसेस बिकम्स मैजिकल। तो मेरे लिए यही था कि मुझे जो फ्रीडम मिल गया, आप मेरे डायरेक्टर्स जितने अब तक मैं जिन जिन लोग के साथ काम किया है, बहुत डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, अभी तो माइक्रो ड्रामास आ गए हैं, तो इवन मोर बेटर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जो लोग टीवी करके सालों से टीवी के एक्सपीरियंस से आ रहे हैं। जब उनके साथ काम करता हूँ और जब मुझे वहाँ पे एक स्कोप मिल जाता है कि कुछ परफॉर्म करने का, तब एक सेल्फ सेटिस्फैक्टरी फीलिंग हो जाती है कि आज मज़ा आ गया, आज घर जाके अच्छी नींद मिलेगी। तो इंडिया वाली माँ जैसा इमोशनल शो करने के बाद हाँ जी। आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया? एक्चुअली वो कैरेक्टर लिखा बहुत ही प्यारा गया था, फवाद था जो कैरेक्टर में प्ले करा था, और बहुत प्यारा कैरेक्टर लिखा गया था। कैरेक्टर टर्न आउट नहीं हुआ ट्रैक की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, लेकिन वो ट्रैक ऐसा लिखा गया था कि ये लड़का है जो बच्चे चाहता है बट बिना शादी किए, और सुचिता मैम जो इंडिया वाली माँ प्ले कर रही है, ये इनको अपनी कहानी सुनाता है, और वो उनको हेल्प करती है कि इसको गाइड कैसे करूँ मैं सही तरीके से। वो पहले तो बोलते कि तुम शादी कर लो, शादी क्यों नहीं करते, और वो बोलता है कि शादी प्यार ये सब मैंने देख लिया है, इस सब से कुछ नहीं मिलता, मुझे बच्चा चाहिए, अपना खुद का बच्चा चाहिए। तो वो एक इमोशनल, मेरे लिए तो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज मैं वो सिचुएशन में अब तक आया नहीं हूँ, लेकिन मेरे किरदार आ चुके हैं। जैसे मैंने ऐसे किरदार प्ले किए हैं जहाँ पे मैं फादर बनाऊँ, जहाँ पे भाई बनाऊँ, वॉट एवर ऑल दोज प्लेसेस दैट जो मैंने रियल लाइफ में शायद से नहीं एक्सपीरियंस किए। मैं फादर नहीं हूँ, तो मुझे वो फादर होने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो शायद से मैं इनकलकेट करता हूँ बिकॉज मेरी एक छोटी बहन है, उसके लिए जो मेरी प्रोटेक्टिव फीलिंग्स है वही मैं इनडायरेक्टली ट्रांसलेट करता हूँ मेरे कैरेक्टर्स के अंदर। तो हाँ, जब वो कैरेक्टर आया मेरे पास तो मैं यही सोचता था कि अगर मैं ये इंसान होता, अगर मैं ऐसे सिचुएशन में होता जहाँ पे मुझे सच में शादी नहीं करनी होती, मेरा प्यार से मन भर गया है, तो क्या मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहूँगा जहाँ पे मैं अकेला हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक साथी चाहूँगा, और वो साथी एक बच्चा भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि टिल द एंड ऑफ टाइम वो इंसान और वो बच्चा मेरे साथ रहेगा, वो मेरा इंसान, माई ह्यूमन रहेगा टिल द एंड ऑफ टाइम। सो इमोशनली हाँ, थोड़ा सा वो शो ने मुझे या डेफिनेटली ग्रो किया एज अ ह्यूमन बीइंग, टू अंडरस्टैंड कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है लाइफ के ऊपर। सो या तो टीवी ऑडियंस और ओटीटी ऑडियंस, तो ये ऑडियंस में सबसे बड़ा इमोशनल डिफरेंस क्या आप देखते हैं? टीवी ऑडियंस हम सालों से देखते आ रहे हैं, आर पीपल हु आर वाचिंग टीवी एट होम। ओके, अब ये सेंसर टीवी एंड ऑल्सो पीपल जो हाउस होल्ड वर्क्स में हैं, उनके आजू बाजू में हाउस होल्ड चल रहा है और वो हाउस होल्ड के ऊपर ही स्टोरीज चल रही है, तो वो चीज़ उन्हें इंटरेस्ट करती हैं। जैसे मेरी खुद की ग्रैंड मदर है, वो जब मीत आया था, मैंने बताया ही था कि मैं मीत में आने वाला हूँ, तो देख रही थी वो हर रोज़ ये जा रहा है, हर रोज़ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। फाइनली जब मौका आया, टेलीकास्ट आया और टीवी पे देखा, मैं बता नहीं सकता वो इतनी खुश थी। उन्होंने अपने हमारे जितने रिलेटिव्स थे सबको मैसेज किया है पर्सनली, सबको कॉल किया है कि ये देखो ये आ गया, मीत पे आया, ये रौनक का किरदार प्ले कर रहा है, ये ऐसा है। और मैं हर रोज़ घर पे आता था और हर रोज़ मुझे पूछा जाता था कि आगे एपिसोड्स में क्या होने वाला है आगे, और मैं बिल्कुल नहीं बताता था बिकॉज आई वाज लाइक नहीं, आपको देखना पड़ेगा। तो वो शो में मेरा नाम वंडर बॉय था, और मेरी नानी आज भी मुझे जब मैं घर जाता हूँ मुझे वंडर बॉय बोलती है, बोलती वंडर बॉय आ गया।
तो टीवी ऑडियंस ऐसा है कि बहुत इमोशनली कनेक्ट करते हैं आपसे। ओटीटी में डिफरेंस ये है कि ओटीटी में ऑडियंस बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रही है। अब हमें लगता है कि बहुत सारा कंटेंट मतलब सिर्फ इंडिया से कंटेंट नहीं, इंटरनेशनल कंटेंट भी कंज्यूम किया जा रहा है। टर्किश कंटेंट, पाकिस्तानी शोज़, इजरायली शोज़, दुनिया भर के शोज़, जहाँ जहाँ हम लोग देखें हर शोज़ हमारे पास आज अवेलेबल है। और उसकी वजह से ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है। सो अगर मैं मेरी मम्मी को एक ऐसी पिक्चर दिखाऊं जो कमर्शियली बहुत बड़ी मूवी है लेकिन शायद से कहीं पे सेंसिबल नहीं है, तो वो बोल देती है मुझे अभी। पहले शायद से वो एंटरटेनमेंट फैक्टर की वजह से खुश हो रही थी कि यार ये एक्शन, ये कलर, ये एक्सपीरियंस, ये ड्रामा। लेकिन आज जब मैं जाता हूँ वो बोलती हैं कि यार कनेक्ट मिस हो रहा है। इसका मतलब है सभी ऑडियंस स्मार्ट हो गई। बिल्कुल सर, मैं जैसे कहा आपको, टीवी ऑडियंस भी स्मार्ट हो रही है। टीवी ऑडियंस को भी समझ में आता है आज जो टीवी शोज 7-7, 8-8, 10-10 साल चलते थे, आज वो शोज एक ऐसे टाइम पे आ गए जहाँ पे 8 महीने 9 महीने सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो गया है। तो मीत की आपने बात की, मीत बदलेगी दुनिया की रीत। हाँ जी। मीत में आपका जो रोल प्ले करते वक्त ऑडियंस से हेट की एक्सपेक्ट की थी आपने या लव की? वेल एक्चुअली हमें, क्योंकि ये लीप के बाद आया शो ना, तो हमें लगा था ऑलरेडी बहुत हेट आना चालू हो जाता है लीप के बाद जो भी शो आता है, बिकॉज एक वो शो 1.5 साल से चल रहा था और उन्होंने ऑलरेडी एक ऑडियंस होल्ड कर ली थी। अब जब लीप आया, लीप के टाइम पे न्यूज़ेस बाहर आ गई कि हम लीडिंग नेगेटिव और पॉजिटिव लीड आ गए। रज़ा और मेरी बात हुई और बहुत सारा हेट आना चालू हो गया। और इसलिए आया क्योंकि देवर लाइक नहीं नहीं, हम जो पहले हीरो थे उनको ही लीजिए आप कैसे किसी और को ले रहे हैं। अभी ऑडियंस अगेन जैसे कहा, जी, टीवी होता ऑडियंस है। वेरी वेरी सेंसिटिव। उन लोग ने अगर 1.5 साल से एक रिलेशन बनाया है, मेकअप किया हुआ है पूरा, वो तस्वीर ऑडियंस के जहन में बनी हुई है बन उसकी। चुकी है, तो अब उनको उस इमेज से निकालना बहुत डिफिकल्ट था। तो हम रेडी थे कि अगर बैकलैश आए तो वी आर रेडी। हमको पता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि एक ऑडियंस का प्यार, एक लगाव बन चुका है कैरेक्टर्स को लेकर, तो अगर वो आए तो वो नॉर्मल है। बट अगेन टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जब हमारे कैरेक्टर्स आए तो बेशुमार प्यार मिला। बहुत नेगेटिव कैरेक्टर करने के बावजूद मुझे बहुत प्यार मिला और मुझे पहली बार समझ में आया कि हमें जैसे लगता है ना टीवी सिर्फ इंडिया में लिमिटेड है और इंडिया तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है सर। टीवी इज़ अ वेरी वेरी वास्ट रेंज ऑफ ऑडियंस। यूके, यूएई, रशिया, मिडिल ईस्ट, पूरा मिडिल ईस्ट। रशिया, बहुत सारी जगहों से हमें मैसेजेस आते थे, वहाँ के फैंस मैसेज करते थे हमें। यूएई तो बहुत वाइड ऑडियंस है, यूएई में बहुत बहुत बड़ी ऑडियंस है। टर्किश पीपल, वहाँ पे हमारा सिनेमा दिखा जाता था। सो जब मैंने ये फैंस का अप्रोच देखा, मैंने बोला यार हमें लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया में ये ऑडियंस है, बट ये वर्ल्ड वाइड है। एंड हमें लग रहा है कि टीवी सिर्फ इतना है, बट टीवी बहुत बड़ा है। एटलीस्ट मुझे लगता था कि टीवी की ऑडियंस शायद से सिर्फ टीवी इंडिया में देख रहे होंगे, घर में जो लोग हैं वो देख रहे होंगे, बट टीवी की ऑडियंस बहुत बड़ी है इंटरनेशनली। जैसे हम घर पे बैठ के पाकिस्तानी शोज देखते हैं, टर्किश शोज देखते हैं और हमको उनका कल्चर पसंद आता है, वैसे ही वहाँ के लोग बैठ के हमारे शोज देख रहे हैं और उनको हमारा कल्चर पसंद आ रहा है, उनको ये एंटरटेनिंग लग रहा है। तो इवन दो मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा था, बहुत सारा प्यार मिला मुझे, बिकॉज रियल लाइफ में आपको समझ में आ जाता है कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है। हम फैंस के साथ इंटरेक्ट करते थे, उनके वीडियोस मैसेजेस पे रिप्लाई करते थे, उनके अगर उन्होंने कोई मेंशन कर दिया उसको रीपोस्ट करते थे, तो उनको समझ में आता था कि यार ये एक्टर प्ले कर रहा है, ये पर्टिकुलर, ये जो एक्चुअल विक्रम भाम इंसान है ये वैसा नहीं है। इसमें कोई शेड आपने या कोई तड़का ये डालने की कोशिश की थी जिससे डिफरेंट हो जाए कुछ? तो सर हाँ, मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स यूजुअली ऐसे होते हैं ना कि नेगेटिव बहुत डार्क और बहुत ज़्यादा हीरो को मारना है, हीरोइन को मारना है, कहीं ना कहीं बस परेशान करना है। मैंने बोला था कि अगर ये इंसान परेशान भी कर रहा होगा ना तो लोगों को देखने में मज़ा आना चाहिए। मतलब मनी हाइस्ट करके एक शो है, बहुत फेमस शो है, वहाँ पे एक कैरेक्टर है बर्लिन का, बड़ा नेगेटिव सा कैरेक्टर है, लेकिन आपको उसके सीन देखने में बड़े मजा आते हैं। मतलब लगता है यार ये कब आएगा वापस स्क्रीन पे, वापस कब आएगा ये स्क्रीन पे। तो मैंने हमेशा से सोचा है कि अगर मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, मुझे वो किरदार को फन बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, कि कल को अगर कोई किसी को लग भी रहा है ना कि खराब इंसान है, लेकिन वो खराब लगते लगते भी उनको हंसी आ जाए। तो मैंने वो एलिमेंट कैरी किया जब मैंने रौनक का किरदार प्ले किया। मैंने हमेशा सोचा कि यार मैं एक फ़नी तरीके से इसको नेगेटिव बनाऊंगा।
जो मेरी मम्मी प्ले करी थी ये शो में, आम्रपाली मैम, जी। उनके साथ जब मेरी पहली रीडिंग हुई, पहला शो का जब फर्स्ट हमारा सीन लगा, तब मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनको कहा कि मैम मैं ये कैरेक्टर को ऐसे डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप और मैं नेगेटिव लीड्स हैं ये शो के, लेकिन नेगेटिव होने के बावजूद माँ और बेटे का प्यार तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैंने बोला कि ये हम कैरी करेंगे थ्रू आउट द शो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आपका कनेक्शन जो है वो वैसे दिखे। एंड इतनी कमाल की एक्टर, इतने सालों से वो, मतलब इतना तजुर्बा है उनके काम में, इतना तजुर्बा है, लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा उन्होंने इमिजिएटली अग्री कर दिया। हाँ, बोला हाँ बिल्कुल अग्री करती हूँ मैं। बॉन्डिंग बननी चाहिए। हमारी बॉन्डिंग ऐसी थी सर कि मैं उनको जब आज तक जब मैं उनसे बात करता हूँ, मैं माँ बोल के ही बात करता हूँ उनसे। और वो भी जब मुझे मेरा कोई काम देखती हैं या आगे मुझे देखती हैं कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे बेटा बोल के ही रिस्पेक्ट करती हैं। सो दैट्स व्हाई आई फेल्ट लाइक ये आजू बाजू के इन्वायरमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे एक्टर्स, ये सारे लोग मेरे लिए बहुत अच्छे थे, तो मैं बहुत एक ईजी इन्वायरमेंट में काम कर पाया। तो वो नेगेटिव रोल करने के बावजूद ऑडियंस से प्यार आना बिल्कुल कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ ही गया मुझे लगता है। नेगेटिव कैरेक्टर यानी कि विलेन इंटेंस एक्टिंग आमतौर से देखते हैं ना, हाँ जी, इंटेंस एक्टिंग है। हाँ जी। तो ये इमोशनली एग्जॉस्टेड नहीं हो जाते इससे, इंटेंस करते करते बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। हम्म। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एक पॉजिटिव लीड के लिए वो एग्जॉस्टिंग नहीं है। जैसे मैंने कहा आपको, आपके पॉजिटिव लीड्स जो होते हैं बहुत इमोशनल रहते हैं पूरे शो में, और वो भी एग्जॉस्टिंग है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इमोशनल भी रहना आपके लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाता है। बट हाँ, ऐसे कुछ सीन्स होते हैं जहाँ पे आप खुद बिलीव नहीं कर पा रहे। जैसे मतलब मेरा एक सीन था जहाँ पे मैं एक राक्षस का मास्क पहनता हूँ और वो मास्क पहन के पूरे घर में तांडव करता हूँ, सारे घर वालों को एक कमरे में बंद कर देता हूँ, एक बच्चे को उठाता हूँ और उसके साथ तांडव कर रहा हूँ, और तांडव करते करते मैंने जाके कबाड़ी वाले के पास वो बच्चे को जाके रख दिया। अब सुनने में लगेगा कि भाई ये कैसे कर सकता है ये इंसान, है ना? और मुझे भी लगा जब मैंने ये किया, मुझे भी लगा यार मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या मतलब। वो टाइम पे कन्विक्शन आ जाती है कि आपको ये करना है, ये नेसेसरी है, इट्स फॉर द जॉब। एंड इवन दो ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है, एट द एंड ऑफ द डे आपको जस्टिफाई करना है इसको कि आपने ये कर दिया। तो हम कभी कभार सरप्राइज होते थे कि स्क्रिप्ट्स आ कैसे रही हैं ऐसे, कि हम एक इतना विविड, ये ऐसा सीन जब हमने सोचा भी नहीं है, हम खुद कन्विंस नहीं कर पा रहे हम अपने आप को करना है, लेकिन करना पड़ रहा है। सो नहीं तो करना पड़ रहा है तब तो फिर वो बात नहीं आ सकती उसमें। नहीं सर, एक आई थिंक एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, मतलब जैसे अगर आपका कोई रेप का सीन है या कोई मर्डर का सीन है, अब मैं मर्डर तो हूँ नहीं, ना मैं रेपिस्ट हूँ, लेकिन जब एक कलाकार एक किरदार प्ले कर रहा है, वो कलाकार उतने ही शिद्दत से उस चीज़ को प्ले करे। जैसे हमारे डायरेक्टर हमें बोलते थे कि एक बार आ जाओ, सब लोग बैठ जाते हैं, एक स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं। उस स्क्रिप्ट रीडिंग में आपको जितना हंसना है, जितना चुटकुले मारने हैं लाइन पे या किसी चीज़ पे, एक रीडिंग में वो ख़त्म कर दो, दूसरी रीडिंग में हम एक बबल के अंदर घुस जाएंगे और ये हमारी काल्पनिक दुनिया है। अब यहाँ पे जो किरदार हम प्ले कर रहे हैं ये सब असली है हमारे लिए। बिल्कुल। जैसे ही कट हुआ हम सब बाहर निकल गए वहां से, लेकिन जैसे ही एक्शन बोला हम सब अपने एक बबल को छोड़ के एक और बबल में एंटर कर ली। तो वो कन्विक्शन से हम काम करते थे। दैट्स तो अभी आपने बताया OTT के बाद से ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, बहुत हो गया है। तो आज भी ऑडियंस में लुक टैलेंट से ज़्यादा पावरफुल है? नहीं सर, टैलेंट से ज़्यादा पावरफुल लुक्स? टैलेंट ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं है सर, बट मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो वो टैलेंट आपको कहीं लेके नहीं जा सकता। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट एक्टर हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी को दिखाया ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूंगा कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर हूँ। प्रूफ करना पड़ेगा। आपको अपने आप को हर समय प्रूव करना पड़ता है। एक पेडिस्टल पे आने के बाद भी अगर आपने काफ़ी काम किया, जैसे मेरे बॉडी ऑफ वर्क में मैंने ताली में काम किया सुष्मिता सेन के साथ, मैंने मनोज बाजपेयी जी के साथ काम किया डायल 100 में, मैंने कई सारे दिग्गज टीवी एक्टर्स के साथ काम किया है, सुधा चंद्रन के साथ काम किया है, सुलभा मैम के साथ काम किया है, उपेंद्र लिमय के साथ काम किया है। मैं जब एड्स करा था जब, तो वो टाइम पे रणबीर कपूर के साथ काम किया है। बट ऑल ऑफ दिस विल ओनली सम अप जब आप अपने आप को वैलिड रखें, आप अपने आप को हम्बल रखें, ग्राउंडेड रखें कि आपको ये काम करना है। इतने लोग के साथ काम करने के बावजूद मुझे लगता है कि आप हमेशा कुछ और सीख सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ लर्निंग कर्व फ्रॉम वेयर यू कम, और हमेशा आपको सीखना भी चाहिए। आई थिंक सो।
वहाँ का सीखने का ख्वाहिश खत्म हो गई तो डेवलपमेंट बंद हो गया। हमेशा सर, हमेशा। आई थिंक वही है कि जब मैं आज भी सीन्स करता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं सोचता हूँ ये सीन में मुझे मेरा हाथ थोड़ा सा यूं करना चाहिए था तो एक एलिमेंट मिल जाता। और मैं रिग्रेट करता हूँ ये बहुत ज़्यादा कि मैं घर पे आता हूँ, ये क्यों नहीं किया तुमने विक्रम, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुमने ये करना चाहिए था। और मैं अभी हमारे एक प्रोड्यूसर को बताया था कि सर मुझे ऐसा लगता है, बोलते हैं जिस दिन तुम्हें ये लगना बंद हो गया ना, तो उस दिन सोच लेना कि ख़त्म हो गए तुम। तो ये अच्छा है कि तुम्हें इट कीप्स यू गोइंग कि आप बेहतर कैसे बन सकते हैं, हमेशा एक बेहतर स्टेप कैसे ले सकते हैं आगे जाने के लिए। तो आज एक्टर को सोशल इन्फ्लुएंसर होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री उस तरफ जा रही है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को हम एक्टर्स बोल के सेट पे ले आते हैं। अब मैं नेम नहीं करना चाहूँगा सर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक्टर्स नहीं हैं, और मैं उनका प्रोफेशन रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो शायद से हम ना कर पाएँ। वो जो काम कर रहे हैं वो भी आसान नहीं है। कॉन्स्टेंटली पोस्ट करना, अपने शेड्यूल बनाना, रील्स बनाना, बाहर जाके कोलैबोरेशंस लेना, वो भी एक बहुत बहुत टास्कफुल जॉब है। बट वो उनका जॉब है सर, और वो उसमें माहिर हैं। हम एक्टर्स हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स मूवीज, स्क्रिप्ट, सिनेमा, थिएटर बहुत अलग है, हमारा अप्रोच अलग है। होता ये है कि नंबर्स गेम के पीछे प्रोड्यूसर्स भागते हैं, हमारे क्रिएटिव्स भागते हैं, ये सोचते हैं कि यार इसके पास तो 1 मिलियन फॉलोअर है, तो इसके पास अगर 1 मिलियन फॉलोअर हैं तो 1 मिलियन लोग आके ये शो को देखेंगे। ज़रूरी नहीं है। मेरे पास इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, मैंने कोई बॉट्स नहीं खरीदे, और मैंने सोचा कि ऑर्गेनिकली जब चीज़ें होंगी तब होंगी। लेकिन फिर भी मेरे कई सारे शो ट्रेंडिंग गए हैं जहाँ पे मैं लीड प्ले कर रहा हूँ। लोगों ने वो रिगार्डलेस वॉच किया है कि इसके फॉलोअर्स है या नहीं है, उनको काम पसंद आया है। तो मुझे ये हमेशा लगता है कि टैलेंट हमेशा ऊपर रहेगा। आपके लुक्स फेड अवे हो जाते हैं सर, ईयर्स आते हैं, आपकी आंखों में ईयर्स दिख जाते हैं, आपके फेस पे ईयर्स दिख जाते हैं, लेकिन वो टैलेंट हमेशा बेहतर होता जाएगा। और मैं ओवर द ईयर्स आप और निखरते जाओगे एज अ कलाकार। तो आई थिंक टैलेंट विल ऑलवेज सुपरसीड लुक्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। अब शुरू से आते हैं, शुरू में जब आप आए, हाँ जी। क्योंकि आप यू वे द आउटसाइडर फॉर दिस इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉम्बे सबसे पहले आपको क्या सिखाता है? पेशेंस या पॉलिटिक्स या सर्वाइवल, क्या सिखाता है? सभी साथ में सिखाता है सर, लेकिन ये इंडस्ट्री के लिए जी। सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आपके पास वो लिबर्टी नहीं है टाइम का, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको ये करना है या नहीं करना है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरा परिवार मुंबई में है, मैं उनके साथ रह रहा हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जो एक्सपेंस है, रेंट, जो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को पे करना, रेंट हो गया, आपके बिल्स हो गए, आपका खाना पीना हो गया, ये एक प्रिविलेज है फॉर पीपल। और बहुत सारे लोग जो मुंबई से बाहर आते हैं उनके पास ये प्रिविलेज है नहीं। प्लस उनके पास समय नहीं होता सर, घर से बहुत प्रेशर्स आते हैं लोगों के, शादी कर लो या कहीं कुछ और कर लो, कुछ और जॉब ढूंढ लो कहीं और, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव कर लो, देश के बाहर चले जाओ, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अगर आपके पास वो प्रिविलेज है ऑफ पेशेंस कि आप रुक सकते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर आप नहीं रुक सकते हैं तो आपको जो काम मिलता है आपको उठाना चाहिए। जैसे एक समय था जहाँ पे मैं सोचता था कि मुझे सिर्फ काम करना है, मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे यही काम करना है। वो प्रिविलेज नहीं था मेरे पास कि मैं सोच सकूं नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ वही काम करूंगा जो मुझे पसंद आता है। आज शायद से थोड़ा सा प्रिविलेज है जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, ये काम मुझे नहीं करना है, मुझे ये काम शायद से मेरे करियर पाथ में सही नहीं लगता है। तो आज मेरे पास वो प्रिविलेज है और वो लिबर्टी है, लेकिन नहीं थी पहले। तो पहले मुझे जो काम आया मेरा मुझे करना पड़ा, चाहे वो 1 दिन का किरदार हो, चाहे आधे दिन का किरदार हो, चाहे 4 लाइनें हो, चाहे 2 लाइनें हो, मुझे वो करना ही पड़ा। तो पहला सर्वाइवल हो गया, पहले उसके सर्वाइवल हो बाद गया, आपका हो गया पेशेंस। आपका हो गया पेशेंस। पॉलिटिक्स नहीं सिखाता? सर मैं पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ सर, क्योंकि बात यह है ना कि मैं उस पॉलिटिक्स की बात नहीं कर नहीं नहीं नहीं, मतलब इसकी भी पॉलिटिक्स की मैं जानता नहीं हूँ सर। मैंने ये देखा है कि अगर आपका नेचर अच्छा है, अगर आप अच्छे से Innocent। अपना काम करवाना जानते हैं, अगर आप टाइम पे अपना काम करके जाते हैं, अगर आप किसी को परेशान नहीं करते हैं, तो आपको पॉलिटिक्स की ज़रूरत ही नहीं है सर। मेरे लास्ट शूट में मैं जब शूट करा था, वहाँ के आर्ट डायरेक्टर थे,
आर्ट डायरेक्टर हैं जो सेटअप करते हैं, आर्ट डायरेक्टर। सारा आर्ट चेक करते हैं, सेटअप चेक करते हैं। उन्होंने मुझे एक दूसरे शो के लिए रिकमेंड किया। बहुत स्ट्रेंज बात है, मैंने नहीं, मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि मतलब बिल्कुल आपको बहुत लोग रेफर करते हैं, लेकिन मोस्टली वो प्रोडक्शन में होते हैं, शायद से क्रिएटिव्स होते हैं, कोई डायरेक्टर हो गया जिन्होंने आपको रेफर कर दिया। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक आर्ट डायरेक्टर ने मुझे पुश किया और बोला कि आपको इनकी प्रोफाइल चेक करनी चाहिए, बड़े बढ़िया कलाकार है। इससे मुझे यही समझ में आया, जब अपना काम आप सही से करते हैं ना, तो आपके ऊपर 1000 आंखें हैं, सब देख रहे हैं आपको। अगर आपको अपना काम आता है साफ है। और अगर आप अपने दिल से साफ है, ऊपर वाला अपने आप जरिया बनाता है। मुझे तो यही लगता है सर। अभी आपने बात की सुष्मिता सेन जी के साथ, आपने जी। ताली फिल्म की, जिसमें वो भी ट्रांसजेंडर थी, तो उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सुष्मिता सेन। पहली बात तो वही है कि सुष्मिता सेन जी है, मतलब मिस यूनिवर्स है, हमारी तो आँख खुली की खुली रह गई उनको देख के। और उनके साथ काम करना ही बहुत बड़ा सौभाग्य था, बहुत ही बड़ा सौभाग्य था। तो अगेन जैसे ताली मेरे पास आई, मैं फाइनेंशियली थोड़े से तकलीफ चल रही थी, तो ताली करने के पहले मैं एक जॉब करा था, और वो जॉब में मैं एक मैनेजर था जहाँ पे मैं टैलेंट को मैनेज कर रहा था। अब मैं खुद टैलेंट हूँ और मैं खुद, मेरे ऑफिस में 10 लोग आ रहे हैं और उनको मैनेज कर रहा हूँ। अंदर से खलता था मुझे कि यार क्या कर रहा हूँ मैं यार, अच्छा खासा मतलब कहाँ ग्राफ कहाँ लेके जा सकती थी, लेकिन घर से प्रेशर था। मुझे भी लग रहा था कि यार काफ़ी टाइम से कुछ सोर्सफुल नहीं हो रहा है। और वो टाइम पे मैंने एक ऑडिशन दिया था, और वो ऑडिशन मैंने हड्डी के लिए दिया था। हड्डी थी नवाज जी की एक मूवी जो आने वाली थी, वही सेम कास्टिंग कंपनी ने, पराग मेहता कास्टिंग, उन्होंने वो ऑडिशन दिखाया हमारे डायरेक्टर को, रवि यादव जी, जो ताली के डायरेक्टर थे। और उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया और मैं उस रोल के लिए कास्ट हुआ। जब मैं वो रोल के लिए कास्ट हुआ और मुझे मेरे डेट्स फाइनल मिले, उसी दिन मैंने मेरा रेजिग्नेशन डाला और मैंने कहा कि ये काम तो मुझसे ना हो पाई भैया, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम मेड फॉर। मुझे लग भी गया था कि वहाँ आई एम नॉट मेड फॉर दिस, ये कॉलिंग नहीं है मेरी। लेकिन कभी कभार होता है ऐसे सिचुएशंस में, आप Survival। आ जाते हो, तो ये सर्वाइवल, जैसे आपने कहा, सर्वाइवल भी सिखा देता है आपको। बहुत सारे और जॉब्स करने पड़ते हैं ये सीखने के लिए कि आपका जॉब कौन सा सही है। अब सुष्मिता सेन के साथ मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन ऐसा था कि हमें सेट पे बुलाया गया, और मैं पहुंच गया, और मैम बस रेडी होके सेट से, वैनिटी से उनके सेट पे आने वाली थी। मेरे किरदार का नाम था रवि। क्या शॉट था? शॉट ये था कि एक फ्लैशबैक सीक्वेंस जैसा था, जहाँ पे वो अंदर जाती हैं और एक तोहफा खरीदती हैं अपने बच्चे के लिए। और क्योंकि मैं उनको बचपन में मिला था, तो मैं फ्यूचर में अभी एक साया बन के आया हूँ, ओके। और उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन होता है। वो फाइनली एडिट तक आया नहीं, अब तक वो एडिट ही नहीं आया, वो इट कुड नॉट रीच द एडिट, बट मेरे साथ उनका वो इंटरेक्शन था जो हमेशा मेरे साथ रह गया। तो वो आई सेट पे और उन्होंने बोला कि कौन है रवि, रवि कौन है, रवि कौन है। एंड मैं गया, मैंने बोला मैम मैं हूँ, और मैं पूरे गेटअप में हूँ, ट्रांसजेंडर साड़ी पहनी हुई है पीली कलर की, विग विग लगा के, ब्लाउज वाउज लगा के खड़ा हुआ हूँ। और जैसे ही मैं आया, उन्होंने मेरे ऐसे गाल छुए और उन्होंने बोला ओ कितना प्यारे लग रहे हो तुम। और बस मैं वहाँ पे हक्का बक्का रह गया। मैंने बोला अब मिस यूनिवर्स ने, सुष्मिता सेन जी ने मुझे ये बोल दिया है, अब मेरी ज़िंदगी संवर चुकी है। एंड शी वॉज सो स्वीट, मतलब इतनी इतनी अच्छी हैं, इतनी हम्बल है वो। उन्होंने मुझसे बैठ के बातें की, मेरे काम के बारे में पूछा पूछा मुझे कि मैं आपका काम कहाँ देख सकती हूँ। फिर एक सीन मैंने परफॉर्म किया था जो फाइनल कट में भी है, जो मेरे पेज पे भी है। वो सीन हमने पुणे के मार्केट में शूट किया था, और पुणे के मार्केट के बीच में बहुत हसल बसल थी, बहुत सारे लोग थे, और मैं ट्रांसजेंडर हूँ और मैं जाता हूँ किसी से भीख मांगता हूँ, और वो इंसान चिढ़ जाता है, चिढ़ के मुझे गाली देता है, 2 थप्पड़ लगाता है और एक गली के अंदर फेंक देता है। अब वो सीन हमने दो दो बार शूट किया, बिकॉज अगेन केओस बहुत था, ट्रैफिक बहुत थी। एक एक टेक मैंने अपने एंड से दिया, एक टेक डायरेक्टर ने कहा, रवि सर ने कहा कि ये कैसे करते हैं, तो उनके टेक से एक हिसाब से उनके टेक लिया। अब ये जो टेक था ये काफ़ी फेमस हो गया था सेट पे, सबको ये टेक के बारे में पता था, और सबने देखा था कि ये सीन बहुत बढ़िया निकल के आया है, तो सब बातें कर रहे थे इसके बारे में। तो शायद से मैम की टीम में भी कोई बात कर रहा था इसके बारे में। रवि का। हाँ, रवि का किरदार, जो रवि का वो एक सीन निकल के आया है वो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमें भी देखना है। तो मैम ने बोला, रवि सर हमारे डायरेक्टर भी थे, उनका भी नाम रवि था। तो रवि सर को बोला कि सर आप इनका सीन निकालिए, मुझे सीन देखना है। तो हमारे डीआई वाले आए। अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, सुष्मिता जी यहाँ खड़ी हुई हैं, हमारे डायरेक्टर यहाँ खड़े हुए हैं, और तीनों खड़े होके इकट्ठा मेरा सीन देख रहे हैं।
और मैं बस सोच रहा हूँ कि ये मोमेंट मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कब वापस आएगा, लेकिन ये ज़िंदगी भर के लिए मैं जी गया हूँ, क्योंकि अनरियल था मेरे लिए कि एक She was ऐसे excited. सुपरस्टार जो इतने सदियों से काम कर रही हैं, मतलब इतने टाइम से काम कर रही, इतना बेहतरीन काम कर रही हैं, उनको मेरा सीन वो देखना था। सीन देखना है एक। और बाजू में मेरे डायरेक्टर खड़े हुए हैं, हमारा पूरा क्रू शूटिंग रुकी हुई है, सब रुके हुए हैं और सब खड़े होके बस वो सीन देख रहे हैं। और मैंने बोला कि और कुछ नहीं, मैंने ये अकॉम्प्लिश किया है मेरी ज़िंदगी में, एक ऐसा मोमेंट जो मेरे को ज़िंदगी भर के लिए मेरे साथ रहेगा। और मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा। जब मैंने उनके साथ कॉन्वर्सेशंस ख़त्म भी की, उन्होंने मुझे बहुत कुछ पूछा मेरे काम के बारे में, और मुझे ये समझा उनके बारे में कि अगर मिस यूनिवर्स होने के बावजूद वो इतनी हम्बल हैं, इतनी ग्रेटफुल हैं कि उनके पास काम है, तो हम तो कुछ भी नहीं हैं। दी ओनली थिंग जो मैं उनसे लर्निंग लेता हूँ कि हमेशा अपना काम सही से करो, ग्रेटफुल रहो अपने काम के ऊपर, शुक्रगुजार रहो कि आपके पास काम है आज। बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घर पे बैठे हैं, सोचे कि आज यही काम है, यही करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे पास काम है, और आगे भी आने वाला भी काम है, उसके लिए भी खुशनसीब समझता हूँ। दैट्स ऑल। इनके अलावा आपने एक डायल 100 में हाँ जी, मनोज वाजपेयी साहब के साथ, मनोज सर के साथ। उनके साथ कोई एक्सपीरियंस आपको याद है? हाँ, मनोज सर के साथ मेरी पहली फर्स्ट इंटरेक्शन उनके साथ ये था कि रेंसिल सर हमारे जो डायरेक्टर थे, जिन्होंने रंग दी बसंती लिखी है, ये हमारे डायरेक्टर थे रेंसिल सर। तो रेंसिल सर, साक्षी मैम, साक्षी तन्वर मैम, नीना गुप्ता जी, हम सब बैठे हुए हैं और हमारे सबका एक रीडिंग चल रही है, और मनोज सर सेंटर में है, और उनसे बस एक सीट छोड़ के मैं बैठा हूँ, और मेरे कैरेक्टर का नाम था नजीब, और हम सब रीडिंग कर रहे हैं। अब जैसे ही मनोज सर ने रीडिंग चालू की, मेरे तो दिमाग में इमेज बनना चालू हो गया कि हाँ ये तो ऐसे सीन करेंगे, अब इन्होंने ये उठाया पेन, अब ये इन्होंने ये किया। तो मेरे दिमाग में वो सारी इमेजेस चल रही हैं कि ऑलरेडी मेरे दिमाग में पिक्चर चालू हो गई बनना। फिर मेरी बारी आई, ऑब्वियसली नर्वसनेस है, मनोज सर के सामने बैठा हूँ मैं। मेरे लाइफ में मैं कुछ कलाकार हैं जिनके साथ मुझे दिलो जान से काम करना था, उनमें से एक मनोज बाजपेयी रहे हैं, इरफान साहब रहे हैं, नसीर साहब रहे। इरफान साहब के साथ भी काम किया आपने? करना चाहता था, मतलब ये मेरे दिल के करीब ये तमन्ना रह गई कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ कलाकार हैं, नसीर साहब, पंकज सर, नवाज भाई, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर करूँ इन द फ्यूचर, जैसे भी फ्यूचर लिखा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे कलाकारों के साथ अपना स्क्रीन शेयर करूँ। तो जब मनोज सर के साथ हुआ तब तो मतलब मेरे हक्के बक्के हो गए थे। तो रीडिंग ख़त्म हुई, रीडिंग ख़त्म होने के बाद मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर आपका। और उन्होंने मुझे बस एक शब्द कहा, उन्होंने कहा आपने बहुत बढ़िया रीडिंग की। और बस मेरा दिन बन गया, मतलब मैं खुश था, मनोज सर ने कह दिया मैंने अच्छी रीडिंग की। अगेन सर मुझे समझ में आता है उनको ज़रूरत नहीं थी ये कहने की, वो हीरो हैं, वो एक ऐसे कलाकार है जो बहुत बड़े मतलब एक्टर हैं। बहुत बड़े एक्टर हैं, और हम सब उनको देख के इंस्पायर होते हैं अपना काम करने के लिए। जब उन्होंने मुझे कह दिया कि आपने बहुत बढ़िया रीडिंग की, मेरा दिन ही बन गया वहाँ पे। मैंने बोला कि ज़िंदगी में और कुछ नहीं तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स मैंने अचीव किए हैं जो मुझे मोटिवेशन देते हैं, फ्यूल करते हैं अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए। तो कैसे एक आपने अमेरिकन फिल्म, फीचर फिल्म बनाई जो अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल में भी हाँ, तो अब इसका ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है सर। इसको लगभग 3.5 4 साल लग गए बनाने के लिए, एडिट करने के लिए। हमारे एक डायरेक्टर हैं दीपांशु, जो राइटर भी थे, 4.5 साल लग गए इसको बनाने और एडिटिंग में? एडिटिंग करने में। हाँ, हमने कोई वजह 2000। खास इसकी? हाँ जी, कोई खास वजह इसकी इतना ज्यादा? वजह ये थी कि हमने इसको टाइम ट्रैवल पे, पैरेलल डिमेंशंस पे, इसका पूरी कहानी उसके ऊपर रखी थी। तो उसका सीजीआई बराबर करना, बहुत सारा स्टॉक फुटेज उठाना वो शूट करने के लिए, बहुत सारे साउंड ट्रैक्स जो हैं वो 80s और 70s के साउंड ट्रैक्स हैं जो अभी आपको मिल नहीं सकते कहीं पे। तो ये लाइसेंस साउंड ट्रैक हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने वो खरीदे arrange वहाँ से। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जो हमारा राइटर थे वही हमारे प्रोड्यूसर भी थे, वही हमारे साउंड वाले भी थे, वही हमारे राइटर भी थे, वो भी हम डायलॉग भी करते थे और वो एक्टिंग भी कर रहे थे। अच्छा, दीपांशु सिंह नाम है, दिल्ली से हैं, और बहुत कमाल के इंसान है, बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज था उनका इस सारी चीज़ों को लेकर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन के लिए वो वीएफएक्स करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो उनको वो पर्सपेक्टिव था, उनका एडिटिंग बैकग्राउंड था। तो जब वो आए उनको मालूम था कि उनको अपनी फिल्म को कट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है। इसका लुक क्या आएगा? तो उन्होंने 2 एक्टर्स को लिया, मुझे और एक और एक्टर हैं बहुत अच्छे, अक्षय दत्ता।
हम दोनों को उन्होंने कहानी बताई, कहानी सुनाई, मल्टीपल वर्कशॉप्स किए हमने। वर्कशॉप्स करने के बाद अलग अलग जगहों पे जाके शूट किया और पैचेस में शूट किया। एक 4 दिन शूट करते थे, फिर 3 महीने रुक के, फिर एक 5 दिन शूट करते थे, फिर एक 3 महीने रुक के, फिर 2 दिन शूट करते थे, वैसे ऐसे शूट किया हमने। डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस हुआ। बहुत डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस था। और मुझे लगता है कि जब मैं हॉलीवुड फिल्म मेकिंग देखता हूँ ना सर, कि जब मैं हॉलीवुड सिनेमा देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि ये फिल्म मेकिंग वैसी है, ये शॉट टेकिंग वैसा है, ये लाइटिंग वैसी थी, फ्रेम्स वैसे थे कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कोई हिंदी मूवी कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं एक प्रॉपर इंटरनेशनल फीचर ही कर रहा हूँ। वैसे मुझे फील हुआ। नॉन फिक्शन टाइप। नॉन फिक्शन टाइप यार। वर्टिकल शोज आपने बहुत सारे किए, हाँ जी। तो इसका क्या एक्सपीरियंस है और होता क्या है, कैसे ये ध्यान आया, ख्याल आया आपको, कैसे अपॉर्चुनिटी मिली आपको, किसने तो approach सर ये अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है क्रिएट करी गई है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा अटेंशन स्पैन हो गया है 0। हम सब बात करते करते अपने फ़ोन पे रहते हैं, टीवी देखते देखते अपने फ़ोन पे रहते हैं, कोई मीटिंग हो हम अपने फ़ोन पे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं हम अपने फ़ोन पे हैं। ये अपॉर्चुनिटी बनाई गई है। सबको पता था कि ये फ़ोन हमारा प्राइमरी स्क्रीन बन चुका है। जी। अभी हमारा टेलीविज़न, हमारा लैपटॉप प्राइमरी स्क्रीन नहीं रहा। नहीं है। हमारा प्राइमरी स्क्रीन हमारा फ़ोन है। तो ये फॉर्मेट फ़ोन के लिए इसलिए है क्योंकि ये हमारे शॉर्ट अटेंशन स्पैन को ट्रिगर करता है। 2 मिनट के एपिसोड आते हैं, 40 एपिसोड होते हैं, 40 से 45 एपिसोड होते हैं, 190 मिनट का आपको फुटेज मिल जाता है उसमें। तो 150 या 130 मिनट का, डिपेंडिंग अपॉन आपका शो कैसे जा रहा है। 1.5 घंटे का फुटेज तो कम से कम निकल के आ ही जाता है, 120 से या 130, या दैट्स अबाउट इट। शॉर्ट स्टोरीज पर शॉर्ट स्टोरीज हैं। ये ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड है कोरियन ड्रामा से बहुत ज़्यादा। कोरिया में ऐसे वर्टिकल शोज चल रहे हैं जो आप स्वाइप करते करते अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल ये है जो अब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, इसको आप सीधा कर देंगे तो अब हम वर्टिकल हो गए। रील्स वगैरह सब रील्स vertical जो है। हम करते हैं, रील्स देखते हैं, वो सारे फॉर्मेट में हैं। लेकिन इसकी वजह से ये हो गया है सर कि हम सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गई है। पिछले साल मई जून से जो काम चालू हुआ है, टच वुड, ऊपर वाले की कृपा से आगे आने वाले साल में सबकी डेट्स बुक्ड हैं। डायरेक्टर्स बिजी हैं, एक्टर्स बिजी हैं, राइटर्स भी डीओपीज बिजी हैं, राइटर्स बिजी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स बिजी हैं, साउंड वाले बिजी हैं, सब बिजी हैं। जो इंडस्ट्री ने यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, ये वर्टिकल इंडस्ट्री। और मैं तो दुआ ही दूंगा कि भाई जिनके एंड से ये आया है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, नॉट ओनली एज एक्टर्स बट सबके लिए। क्योंकि मैं नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, नए प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, नए स्क्रिप्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है, नए किरदार निभाने का मौका मिलता है, जो अगर आप टीवी कर रहे हैं या आप मूवीज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत कम मिल पाता इतना है। डाइवर्स नहीं मिलता। इतना डाइवर्स नहीं मिल पाता, और कर भी पाते हो तो आप इक्का दुक्का कर पाते हो, फिर आपको रुकना पड़ता है कि वो रिलीज़ कब होगी। अब आपको रुकना है कि रिलीज़ होगी, अब रिलीज़ होने के बाद फिर वो आएगी। इसका फॉर्मेट ऐसा है कि आपने आज शूट किया, अगले 10 दिन में एडिट होकर रिलीज़ हो जाती है। जी। लोगों के पास तो सिनेमा है, अवेलेबल है, और ये ऑडियंस को केटर कर रहा है, एक बहुत ही मास ऑडियंस को केटर कर रहा है। मैं इतने टाइम से सर, जैसे आपने मुझे इतना काम के बारे में पूछा, मैंने 2016 से चलिए मैं कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूँ टीवी में, मूवीज़ में। जो फेम मैंने वर्टिकल में देखा, वो मैंने आज तक टीवी में नहीं देखा, और वो मैंने आज तक मूवीज़ में नहीं देखा। और 1-2 दिन में शूट हो जाता है। 3 दिन में, 3 से 4 दिन में शूट हो जाता है, 3 से 4 दिन में शूट हो जाता है, और कभी कभार 5 दिन लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका शेड्यूल कैसा है। बट हाँ, एक दिन में आप 30 मिनट का फुटेज शूट कर रहे हैं। अब देखिए, ये बिल्कुल आसान नहीं है शूट करना सर। मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि एक दिन में 30 मिनट, लेकिन अगर बड़ी मूवीज़, कमर्शियल मूवीज़ देखते हैं, एक दिन में 2.5 से 3 मिनट का फुटेज शूट होता है कमर्शियल मूवीज़ में, बिग कमर्शियल मूवीज़ में। यहाँ पे हम लोग वर्टिकल में एक दिन में 30 मिनट का फुटेज निकालते हैं मिनिमम। सो 3 दिन में आपके पास 30 करके 90 मिनट फुटेज आ जाता है। दैट इज़ 1.5 आवर की आपकी एक पिक्चर निकल जाती है। बिल्कुल आसान नहीं है, ना एक्टर्स के लिए आसान है, ना डायरेक्टर्स के लिए आसान है, ना डीओपीज के लिए आसान है। बट ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो जिसे हमें सीखना पड़ेगा। अब ये इंट्रोड्यूस हुआ है, अब ये जैसे कोई भी फॉर्मेट जैसे इंट्रोड्यूस होता है, उसमें गाइडलाइंस आती हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर आता है कि प्रोसीजर कैसे होगा इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो अब वो आना बाकी है इसमें कि, और मुझे काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि यार आप
वर्टिकल्स कर रहे हैं, ये वर्टिकल्स में क्या है, मतलब कौन ही देख रहा है, मतलब बिल्कुल आसान नहीं करना, पहली बात तो। नहीं, वो तो खुद देख सकते हैं ये कौन कौन देख रहा है, कितने हाँ लोग देख रहे हैं, मतलब खुद मैं बता रहा हूँ सर, रिकग्निशन इतना वाइड है। मैं जहाँ पे ट्रैवल करता हूँ, मैंने हैदराबाद ट्रैवल किया लास्ट ईयर, मुझे एक चाय वाले की दुकान पे कोई इंसान मिला, उसने मुझे मेरी पूरी कहानी सुना दी। बोला सर आपने एक यूपी का शो किया है, उसमें आपके ग्रैंडफादर को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, फिर एक डॉक्टर आता है, फिर आप वो डॉक्टर की बेइज्जती करते हैं, उसके बाद आप लेके उसकी कबर खोदते हैं, आप उसको उसके अंदर अब वो आप सोचिए उनका अटेंशन और रिटेंशन कॉल वैल्यू कितना बढ़िया है कि उनको पूरा शो याद है। मेरे मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है, मेरे घर पे कोई ब्लिंकिट देने आया है, स्विगी देने आया है, और उनको पहचान में आ गए, बोले अरे सर आपका वो क्रिकेट वाला शो किया है ना सर आपने, वो देखा था हमने, वो बहुत पसंद आया हमको। तो देयर इज एन देख रहे ऑडियंस, हैं ऑडियंस। 100% देयर इज एन ऑडियंस। अगर ये ऑडियंस नहीं होती तो ये शोज बने ही नहीं जाते। बिल्कुल। द फर्स्ट होते जा पीपल रहे हैं। टू लॉन्च वर्टिकल्स जहाँ तक मुझे पता है वो कुकू टीवी, और कुकू टीवी के साथ मैंने नहीं नहीं करके अब तक तो 20 शो कर लिए होंगे, 20 वर्टिकल शोज कंप्लीट कर लिए होंगे। उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ शो किए हैं, जैसे अब जी बुलेट आया हुआ है, जी का ही एक मिनी अलग प्लेटफॉर्म जहाँ पे माइक्रो, MX का टका टक आया हुआ है, जियो हॉटस्टार का तड़का है जहाँ पे मेरे 3 शोज है, एक शो अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है अरबपति मैकेनिक, और और कौन से फास्ट टीवी है, एक हंगामा का एप्लीकेशन है। तो ऑल आपके जितने चैनल्स आप बोलें वो सारे चैनल्स अभी आराम आराम से वर्टिकल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट है यहाँ पे। अगर वर्टिकल्स में मार्केट नहीं होता लोग इन्वेस्ट नहीं करते। मैंने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी अभी कि YRF इज इन्वेस्टिंग, नेटफ्लिक्स इज इन्वेस्टिंग, वार्नर ब्रोस इज इन्वेस्टिंग, मतलब बड़े पीपल आर गेटिंग इन द गेम। बहुत अच्छी क्वालिटीज आ रही हैं इसमें। बहुत पहले अच्छी क्वालिटीज नहीं थी, अब तो बड़ी बहुत अच्छी क्वालिटीज। और वो बढ़ते जाएगा सर, बढ़ते जैसे मतलब जैसे आपकी ऑडियंस चेंज होगी। मेरी एक फ्रेंड ने पूछा कि कहानियाँ सेम ही सेम है, जैसे अगर आप वर्टिकल्स देखेंगे तो ये एक टाइप ऑफ बात कहानी है कि एक गरीब हो जाता है और एक गरीब के बाद सडनली वो बहुत अमीर दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो नॉर्मल स्टैंडर्ड कहानियाँ चल रही हैं, फॉर्मूला बेस्ड दो कहानियाँ तीन चल चार रही हैं। स्टोरीज हैं। और मुझे उसने कहा कि यार चेंज होनी चाहिए, कभी ना कभी तो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि मतलब लोग भी बोर हो जाएंगे। मैंने बोला ये आपको लग रहा है कि लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन लोगों को तो बहुत मजा आ रहा है, लोगों को मालूम है कि अब क्या होगा, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि देखो इसने कैसे उस चीज का बदला लिया। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा सर। अब मेरे साथ मेरे ड्राइवर है, ठीक है, जो आते हैं, अब वो बैठ के वो शोज देखते हैं मेरे। और अगर मैं हीरो प्ले कर रहा हूँ और किसी विलन ने मेरे बारे में कुछ खराब कह दिया ना, तो बोलते हैं भैया आपके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको, ठीक है। तो मैं समझ जाता हूँ कि कितने इमोशनली इन्वॉल्व है वो इस चीज़ में। उस दिन मुझे वो बता रहे थे कि भैया हमारे पास अब मेंटालिटी देखिए एक, कि हम क्या सोच रहे हैं कि कौन देख रहा है। मैंने सोचा कि ये कौन देख रहा है। 5 दोस्त हैं, एक गाड़ी में है, AC लगा दिया है, फ्यूल भरा दिया है 500 रुपये का, 200 रुपये का जाके कुछ खाने के लिए आइटम ले आ गए हैं, आगे फ़ोन लगा दिया है और मेरा शो देख रहे हैं। बोलते भैया हम 5 दोस्तों का आपका उस दिन शो देखे और हमको लग रहा था कि यार थिएटर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 500 रुपये में काम हो गया। वो जो लाइन थी ना सर, वो बहुत छोटी लाइन थी, लेकिन वो मुझे बहुत अलग तरीके से हिट हुई कि एक कॉमन मैन आज थिएटर में जाके थिएटर में टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज आप देख ही रहे हैं 450, 350, 500 रुपये की एक टिकट आती है। एक कॉमन मैन जिसकी इनकम ही 500 रुपये है पर दिन की, वो 500 रुपये थोड़ा ना डाल पाएगा। उसके लिए क्या है ये, वो ना जाके पॉपकॉर्न खा पाएगा, ना जाके कुछ खरीद पाएगा, ना जाके पानी की बोतल ले पाएगा। अब उसके पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचें, उसने तो एक पिक्चर देख ली 1.5 घंटे की, और आपको एक स्कोप, एक मतलब वाइड ऑडियंस मिल गई। बहुत वाइड ऑडियंस मिल गई। यही ऑडियंस है सर जो कल को जाके थिएटर जाती है और ये टिकट खरीद के थिएटर जाती है। ये हमारी मासेस है सर। हम हमारी मासेस को कैटर करना कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं। ये हमारी मासेस है जिनको वापस एक तरीके से माइक्रो ड्रामाज ने कैटर किया है, उनको टारगेट किया है एट सम Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को देखने में ये चीज़ें मज़ा आ रही हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इफ़ दे आर एंजॉय वॉचिंग इट, हमारा रिलेवेंस उसका साबित हो रहा है, बिल्कुल रेलेवेंट। ऑल्सो बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल कमिंग इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि अगर रेलेवेंट नहीं होता तो इतने बड़े लेबल्स आते ही नहीं, इतने बड़े बैनर्स आते ही नहीं काम करने के लिए। करेक्ट। इतने सारे लोग जो टीवी करते हैं, एड्स करते हैं, एड फिल्म्स करते हैं, वो सारे लोग डाइवर्ट होकर माइक्रो ड्रामा की तरफ आ रहे हैं।
क्यों आ रहे हैं? रीज़न होगा, ऑब्वियसली रीज़न है, बिकॉज़ एज़ अ मार्केट आप एक मार्केट को कैटर कर रहे हो, ऑडियंस को कैटर कर रहे हो, तब तो वो आ रहे हैं, वरना वो आते ही नहीं। माइंडसेट चेंज हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं उसको कैटर करने के लिए। ये सर जैसे मैंने कहा अटेंशन स्पैन सर, हमारा अटेंशन स्पैन 0 हो चुका है। मेरी मम्मी घर पे बैठती हैं, टीवी पूरा देखती हैं, रील्स भी नहीं देख पाती। वो पीछे उनका वो टीवी चल रहा होता है सर, वो गेम में लगी होती है, उनका वो गेम चलता रहता है, फिर बैकग्राउंड में कुछ ऐसे आया, फिर देखेंगे अच्छा 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 ऐसा हुआ, अच्छा, फिर वापस गेम में चली गई अपने। मैं 1-2 ड्राइवर्स को मिला हूँ, वो बैठते हैं, बोलते हैं सर दिन नहीं निकलता सर, ये कुकू वुकू जब से आ गया ना सर, 1.5 घंटे यूं निकल जाते हैं सर, मालूम भी नहीं पड़ता। लगाते हैं एक शो, ड्राइव करते करते हेडफोन पे शो चालू रहता है, ड्राइव करते करते सर पूरा शो निकल जाता है, दिन निकल जाता है। आप सोचिए कन्वीनियंस की बात है। नहीं 1 घंटा पास करना बहुत आसान हो गया है मतलब इसके लिए। और ये मेहरबानी मानूंगा मैं कि और ऐसा नहीं है सर कि बिकॉज वर्टिकल हो गया है तो क्वालिटी खराब हो गई है। हम एज एन एक्टर, जैसे मैं एक कलाकार अगर थिएटर कर रहा हूँ या टीवी कर रहा हूँ या वेब कर रहा हूँ या मूवी कर रहा हूँ, मैं उतने ही शिद्दत से माइक्रो ड्रामा भी करूँगा, मैं अपना उतना ही एफर्ट डालूंगा। मुझे पता है कि समय कम है, मुझे पता है कि टाइम कम है, मुझे पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन मेरी एफर्ट कम नहीं हो सकती वो चीज़ के लिए, और वो कभी होनी भी नहीं चाहिए। वक्त के साथ चलने जरूरी है। बिल्कुल। अगर आज आपका फॉर्मेट है कि आपको एक एक दिन के अंदर 30 मिनट निकालना है, मतलब आपको नहीं नहीं करके 25 से 27 सीन एक दिन में ख़त्म करने पड़ेंगे। अब 25 से 27 सीन करने के लिए अगर आपको 12 चेंज करने पड़े और अगर आपको 150 लाइनें याद करनी पड़ी, ये तो आपका काम है। करेक्ट करेक्ट। ऑब्वियसली इन द फ्यूचर जाके जब आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना, कि जब आप एक दिन में 150 लाइनें बोल पा रहे हो, हाँ तो तो जब आसान हो आप जाएगा जब व्हेन यू रीच अ पेडेस्टल जहाँ पे आपको पता है कि आज तो मैं स्टार हूँ, आज तो मुझे 4 लाइनें बोलनी है, 2 एक्सप्रेशन देने, मेरा दिन खत्म हो जाएगा, तो वो आराम से बोल सकते हो फिर आप, वो तो आपके लिए और इजी हो जाएगा फिर आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपने बताया कि बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे आपकी जी। जिंदगी में, तो क्या कभी ऐसा भी वक्त आया कि जब आपको लगा कि यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी है? जी सर, क्विट। बिल्कुल। एंड आई थिंक सबके ही ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है ये इंडस्ट्री को लेकर, और मेरे लिए ये हुआ था 2000 आई थिंक 18 या 19 में। एक बहुत बड़ा टीवी शो था जिसके लिए मुझे कास्ट किया गया था। मेरे मॉक शूट्स हो गए थे, सारी बातें हो गई थी, और चैनल से लोग आ गए थे, मेरा लुक टेस्ट हो गया था, मेरे जो को एक्टर है उनके साथ मेरी मॉक शूट हो गई थी, और एक फाइनल शूट के बाद एक टेस्ट लिया, उन्होंने लुक टेस्ट लिया, लास्ट एक कम से कम 18-19 ऑडिशंस के बाद जो एक लास्ट ऑडिशन दिया, वो ऑडिशन में शायद से मैं 100% नहीं था, तो किसी और को सिलेक्ट कर लिया गया। वो दिन मैं टूट गया था सर। उस दिन मुझे लगा कि ना इंडस्ट्री अच्छी है, ना इंडस्ट्री के लोग अच्छे हैं, और ना अपनी किस्मत अच्छी है कि हमें काम मिलने वाला है। मैं बहुत मायूस था, और मायूस होते होते मैंने कैब बुक की, मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने बोला मम्मी मुझे ये काम नहीं करना है, कल से मैं कोई जॉब ढूंढूंगा, मेरा हो गया है ज़िंदगी में, मुझे मेरे को जो ठुकराया हुआ लग रहा है, टूटा हुआ लग रहा है, मैं नहीं करने वाला हूँ ये। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक ही काम है ना बेटा, कोई नहीं, दूसरा आ जाएगा। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैंने सोच लिया, मैंने मेरा मन बना लिया है कि मैं नहीं करूँगा। मैं कैब में वापस आ रहा था, तो एक जो कैब ड्राइवर थे वो मेरे साथ थे, शायद से उन्होंने मेरी बात सुन ली, और मैंने उन्हें कहा, बात करते करते मैंने उनको पूछा कि सर मुझे चाय पीना है, क्या हम रुक सकते हैं यहाँ पर? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है रुक जाते हैं बेटा। मैंने उनको पूछा आप चाय पिएंगे? बोला नहीं नहीं आप चाय पिए। चाचा थे, बैठा हुआ था उनसे बात, और चाय पी के बैठा हुआ मैंने उनके सवाल किया, मैंने बोला ज़िंदगी कितनी अजीब होती है ना, और अब उनको कंटेक्स्ट पता नहीं है कि मैं किस तरीके से या किस चीज़ के लिए कह क्या रहा हूँ, बोल रहे हैं? कि क्या हो गया ये इस इंसान को, ये ऐसे बात कर रहा है, मुझे बोल रहा है कि ज़िंदगी कितनी अजीब होती है। मैंने उन्हें कहा कि यार कि कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि आपको वो चीज़ें ज़िंदगी में मिल जाएंगी, लेकिन वो नहीं मिल पाती। अब मैं उन्हें पहली बार मिला हूँ, ना मैं उनका नाम जानता हूँ ना वो मेरा नाम जानते हैं। बोलते बेटे आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जी। मैंने बोला ठीक है। मैं बोला एक चींटी थी, उसके पास ना एक शक्कर का टुकड़ा था, छोटा सा कंकड़ था, वो दीवार पे चढ़ रही थी, और दीवार पे चढ़ते चढ़ते वो गिर जाती, फिर वो शक्कर का कंकड़ उठाती है, फिर कोशिश करती है,
फिर गिर जाती, फिर यूं ही करते 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 करीब 8-10 बार ये हो जाता है कि वो कोशिश करती रहती है लेकिन बढ़ ही नहीं पाती आगे। फिर 11वीं बार जब वो कोशिश करती है, वो दीवार के इस पार से उस पार चली जाती है। मैंने कहा सही बात है। तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि अगर आप कोशिश करते रहोगे ज़िंदगी में तो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे आप भी वो कंकड़ लेके उस पार पहुँच जाओगे। मैं सच कहता हूँ सर कि वो एक टाइम था जहाँ पे मैंने एज एन एक्टर होप लूज़ कर दिया था कि शायद से मेरा कुछ नहीं बनने वाला, और एक अनजान इंसान की अनजान कहानी की वजह से मैंने सोचा नहीं यार, रिमोटिवेट हो गया। अब तक समय खत्म तो नहीं। बैठ के देखा और बोला कि यार आप बालाजी में क्यों नहीं ट्राई करते हो? अच्छा, आपका चेहरा तो इतना मतलब माशाल्लाह से प्यारा है, आप बालाजी में ट्राई कीजिए, आपका कुछ हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल करूँगा, कोशिश करूँगा। जी। तो वो एक दिन था जहाँ पे मुझे लगा था कि मेरे करियर में शायद से इसके आगे मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना सर कि ऊपर वाला आपको कोई साइन देता है, एक एक साइन देता है ये समझाने के लिए कि जो रास्ते पे आप जा रहे हो ना, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे इंसिडेंट्स विद मनोज सर, विद सुष्मिता मैम, विद ऑल दी एक्टर्स, विद डायरेक्टर्स दैट आई हैव वर्कड विद, उनके साथ जो पॉजिटिव आउटकम्स आते गए ना, वो मेरे साइंस थे कि जो तुम कर रहे हो ना वो सही कर रहे हो। मोटिवेट होते गया। एक्टर के लिए अप्लॉज बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना काम नहीं जनता उसका। अभी एक्टर्स सर थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, अच्छा, थोड़े ईगो सेंट्रिक भी रहते हैं, लेकिन हम काम अप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं सर। मतलब पैसे तो चलिए ठीक है, पैसे फेम इज ऑल अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट इज कमिंग, बट पहले आपका स्किल है सर। अगर आपके स्किल को अप्रिसिएशन नहीं मिलता। अप्रिसिएशन नहीं मिला तो वो स्किल का मतलब ही क्या। जैसे मैंने आपको कहा सर, मैं बेस्ट एक्टर हो सकता हूँ, दुनिया का सबसे बेस्ट एक्टर, लेकिन मैंने किसी के सामने परफॉर्म ही नहीं किया तो मुझे पता ही नहीं है ये चीज़। तो जब आप 10 लोग के सामने परफॉर्म करते हैं और आपका सीन अच्छा बनता है और आपको तालियां मिलती हैं, तो वो एज एन एक्टर आपके लिए मोटिवेशन है कि नहीं मैं और बेहतर कर सकता हूँ। कैमरा ऑफ होने के बाद विक्रम भाम क्या है? सर ये तो कैमरा ऑफ हो गया तो फिर विक्रम भाम एक बहुत सीक्रेट पर्सनालिटी है सर। मैं सीक्रेट। सीक्रेट पर्सनालिटी, मैं अपनी ज़िंदगी में, मैं अपने गिने चुने दोस्त हैं मेरे, मैं हर शाम को उनको मिलता हूँ, बैठता हूँ उनके साथ बातें करता हूँ। मुझे गिटार बजाने का शौक़ है तो मैं गाना गाता हूँ, गिटार बजाता हूँ और वर्कआउट करता हूँ। क्लासिकल बहुत पसंद है आपको? क्लासिकल पसंद है, गज़लें पसंद हैं, गुलाम अली, मेहदी हसन, हेमंत कुमार। मुझे, मैं एक्चुअली हूँ थोड़ा सा ओल्ड ओल्ड सोल कहते हैं ना, वैसा हूँ मैं। नहीं, अच्छी म्यूजिक के शौकीन है आप। हाँ मुझे थोड़ा अच्छी से म्यूजिक। आजकल का म्यूज़िक मुझे एक्चुअली समझ में भी नहीं आता सर, तो कोशिश हाँ, करता हूँ आजकल की कि अच्छी म्यूजिक कभी कभी मिल जाती है, लेकिन असली सोलफुल म्यूजिक वही वाली है बिल्कुल, जिसकी आप बात कर रहे हैं। और वो आज भी फ्रेश लगती है मुझे कहीं ना कहीं। मैं आज अभी रिसेंटली मैं माइकल जैक्सन मूवी देख के आया, मेरी मम्मी के साथ देख के आया, बड़ा मज़ा आया मुझे। माइकल जैक्सन का फ़ैन भी रहा हूँ और जब मैंने मूवी देखी तो और बड़ा फ़ैन हो गया। सारे गाने मुझे याद थे तो मैं सारे गाने गा रहा था उनके साथ थिएटर में। बस आई एम ममाज़ बॉय। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और उनकी सपोर्ट की वजह से, उनके प्यार की वजह से, उनकी सहानुभूति की वजह से मैं आज शायद से यहाँ पे हूँ। मेरे परिवार वालों ने होता है, बहुत टाइम होता है कि शायद से वो ट्रस्ट नहीं कर पाए मेरे, वो नहीं देख पाए जो मैं देख रहा था। आज शायद से थोड़ा सा बेहतर हो गई हैं चीज़ें तो वो देख पा रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ। तो मैं घर पे रहना पसंद करता हूँ, अपने परिवार के साथ वर्कआउट करना पसंद करता हूँ, कुछ गिने चुने दोस्त हैं उनके साथ टाइम बिताना पसंद करता हूँ, कोई अच्छा खाना खाना पसंद करता हूँ। बहुत सिंपल हूँ मैं इतने, और मूवीज़ देखना बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है एज एन एक्टर, और इंटरनेशनल मूवीज़ इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपको इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड नो कि दुनिया में आज क्या चल रहा है, कौन कैसी स्टाइल ऑफ एक्टिंग कर रहा है। जैसे मैं सेट पे कभी कभार एक्टर्स को मिलता हूँ जो बड़ी 80s की एक्टिंग करते हैं, 80s और 90s वाली एक्टिंग करते हैं, और आज वो एक्टिंग रेलेवेंट नहीं है सर। जी बिल्कुल सही। आज एक्टिंग वही है जो आपको रियल लग रही है।
अगर वो रियल नहीं है तो फिर वो एक बनावटी बिल्कुल बिल्कुल सही कह दिख जाती है कि वो बनावटी है, वो रियल नहीं है। टुडेज मैं बहुत सारे कलाकार को जब मिलता भी हूँ तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप जितना नेचुरल रहोगे बिल्कुल उतने ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। जितना आप बनावटी बनने की कोशिश करोगे ना, ऊपर ऊपर रहेगा, उतना feel लोगों को करना। लग जाएगा कि यार ये बनावटी बनने की कोशिश कर रहा है, यार ये कुछ तो एक मुखौटा पहन के रखा है इसने, कि असली में ऐसा है नहीं वो शायद। प्यार नहीं मिल पाएगा। तो मैं अपने हर किरदार में ये कोशिश करता हूँ कि मैं जितना रियल रह पाऊँ, जितना अपने आप को ग्राउंडेड रख पाऊँ, जितना रियल रह पाऊँ, उतना रहने की कोशिश करता हूँ एटलीस्ट मैं। तो आखिर में हम आपसे पूछेंगे कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, लेकिन जी। उसके पहले कुछ हमने तैयार किए हैं आपके लिए, एक रैपिड फायर। अरे क्या बात है, रैपिड फायर। रैपिड फायर, उसको जरा जल्दी जल्दी से बताइएगा। ठीक है, शीतल मल्होत्रा या रौनक चौधरी, टफेस्ट रोल? शीतल मल्होत्रा। ओटीटी या टीवी? ओ सर, ये सवाल ही नहीं हो सकता सर। ओटीटी एंड टीवी एंड फिल्म एंड वेब एंड माइक्रो। मैं अपने आप को कभी लिमिट नहीं करना चाहता हूँ। तो वन टेक और परफेक्शन रीटेक? वन टेक। परफेक्शन रीटेक नहीं? क्योंकि मुझे लगता है कि रीटेक्स में जो वो वन फर्स्ट टेक का आपका एसेंस होता है ना, वो कहीं मिस हो जाता है। जो आप वो रियलिटी में आप फर्स्ट टेक जब आपको सबको दिखा रहे हैं ना, वो अगर परफेक्ट हो जाए तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वन। तो द फर्स्ट फेम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओवर द फेम? Fame will follow, sir. I feel none of this actually. I feel फेम excellence. से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विल फॉलो? जैसे वो थ्री इडियट्स में सर डायलॉग है ना कि आप सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। मेरा मंत्र भी यही है, एक्सीलेंस के पीछे भागना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फेम दोनों फॉलो करेंगे अपने आप। ओके, वेरी नाइस। ऑडिशन रूम का बिगेस्ट रेड फ्लैग? जब आप पे कोई अटेंशन नहीं दे रहा, जब एक स्क्रिप्ट चलती जा रही है और पीछे लोग फोन में लगे हुए हैं, हाँ हो गया इसका यार, Next. चलो नेक्स्ट। या एक और चीज है, नॉट फिट, आप निकल जाइए, तुम आ जाओ अंदर। उसमें निकल जाइए वाले में है, हो गया कहीं, हाँ। तो वो रेड फ्लैग। हाँ। तो एक्टर का बिगेस्ट इनसिक्योरिटी क्या होती है? कि सामने वाला मुझसे बेहतर परफॉर्म ना कर पाए। ये मेरे को लगता है बहुत सारे एक्टर्स की होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपको, इसलिए जब मैं एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, सिक्योर एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है काम करने के लिए। उनको पता है कि उनकी क्राफ्ट को कोई नहीं हिला पाएगा, मुझे पता है मेरी क्राफ्ट को कोई नहीं हिला पाएगा। तो सिक्योर एक्टर्स मुझे बहुत पसंद है, जिनको पता है कि सामने वाले का सीन खराब करने से ना अपना सीन बेहतर नहीं होने वाला। आप अपना सीन बेहतरीन करो, सामने वाला अपना सीन बेहतरीन करेगा, दोनों का सीन अपलिफ्ट होकर सीन को बेहतर करेगा। एक दूसरे को गिव एंड टेक, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। सलमान खान स्वैग या मनोज बाजपेयी इंटेंसिटी? सर, सलमान खान स्वैग विथ मनोज बाजपेयी इंटेंसिटी। स्क्रिप्ट सुनते वक्त पहली चीज, स्टोरी। मुंबई का सबसे पेनफुल वर्ड? नॉट फिट। एक ड्रीम रोल? एक ड्रीम रोल, मैं एक डिटेक्टिव, एक गूफी डिटेक्टिव, जैसे शाहरुख खान ने बादशाह में प्ले किया था। एक कॉमिक डिटेक्टिव जहाँ पे वो सॉल्व तो कर रहा है एक मिस्ट्री को, लेकिन उसके साथ बहुत फनी चीज़ें हो रही हैं। मैं वैसा कुछ प्ले करना चाहूँगा, वो मेरा ड्रीम रोल है। तो हम आते हैं फिर आखिरी सवाल पर कि जी। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? तो एक वेब शो है जिसका नाम है क्लीन अप क्रू, जो MX प्लेयर पे आने वाला है। और उसमें मैंने एक पुलिस वाले का, हाँ जी, मरीन पर है? नहीं, तो क्लीन अप क्रू नाम इसलिए है क्योंकि एक जगह की कहानी है साहिबगंज करके, और वहाँ पे बेसिकली क्राइम ख़त्म हो रहा है जी। और क्राइम साफ किया जा रहा है। तो अब पुलिस हैरानी में आ गई यहाँ पे कि ये क्राइम साफ कौन कर रहा है। क्राइम तो हो रहा है लेकिन क्राइम को साफ कर दिया जा रहा है, तो पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। तो ये कहानी उस चीज़ के ऊपर है, उसमें मैं एक पुलिस का किरदार, हाँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, एक पुलिस वाले का किरदार प्ले कर रहा हूँ। और शाश्वता चैटर्जी मेरे सीनियर दिखाए हैं, बहुत ही कमाल के कलाकार। और इसमें लीड्स हैं विशाल जेठवा, अमेय वाघ और अजितेश गुप्ता। एंड बहुत अच्छे नाम जुड़े हुए हैं पूरे शो के साथ। शूटिंग इज गोइंग ऑन? द शूटिंग इज डन, डबिंग इज डन, 2 साल पहले कंप्लीट हो गया, 2 साल के बाद ये प्रोजेक्ट रिलीज हो रहा है। तो एक्चुअली मर्जर हो गया था ना, आई थिंक ये जियो हॉटस्टार का, आई थिंक उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि जियो की स्टोरी है। सो इट टुक अ लिटिल टाइम टू कम आउट, बट होपफुली दिस ईयर वो रिलीज हो जाएगा। एनी अदर प्रोजेक्ट? एंड अदर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो वर्टिकल शोज हैं सर, कम से कम अभी 7 शोज हैं जिनके लिए मैंने शूट किया है। 2 सुपर एप्लीकेशन के लिए है, एक कुकू टीवी के लिए है,
एक जी बुलेट के लिए है और एक जो लास्ट किया था वो वाओ टीवी के लिए है। सो दीज आर माय अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। एक आप हिना खान के साथ भी आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो ऑलरेडी कर चुका हूँ सर मैं, हाँ जी, Okay. वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। वो प्रोजेक्ट का नाम है गृहलक्ष्मी। और गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी और वो एपिकॉन एक प्लेटफॉर्म है, उसके लिए हुआ था। और उसमें मेरे साथ मेरे मतलब मैं जिनके साथ सीन करा था उसमें दिव्येंदु सर थे, दिव्येंदु भट्टाचार्य सर, बहुत ही कमाल के एक्टर। उनके साथ भी सीन करने में, एक सीन किया मैंने उनके साथ, लेकिन बहुत मज़ा आया। वही मैंने जैसे आपको कहा, व्हेन यू हैव अ सिक्योर एक्टर, व्हेन यू हैव समवन हु इज सो इनक्रेडिबली गुड इन देयर क्राफ्ट, वो आपकी परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट करता सामने वाला अच्छा एक्टर होगा तो खुद रिफ्लेक्शन आता है। है। बिल्कुल आप सर, रिफ्लेक्शन अच्छे देते हैं, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल डायलॉग बोलेगा तो आप रिफ्लेक्शन अच्छे देंगे, और 100%। वो अच्छा रिफ्लेक्शन देगा तो आप अच्छे डायलॉग्स बोलेंगे। बिल्कुल तो वो बिल्कुल, तो तो वाइस वो वाइस वर्सा चलता ही है। तो उनके साथ भी एक सीन था, लेकिन वो एक सीन भी इतना प्यारा निकल के आया कि जब वो सीन खत्म हुआ उन्होंने मुझे आके कहा कि यार बहुत बढ़िया सीन किया तुमने। तो ये आई थिंक मेरे लिए सर आर मोटिवेशन पॉइंट्स, कि जहाँ मैं अपने आप को और फ्यूल कर पाऊँ टू बिकम अ बेटर एक्टर, टू वर्क ऑन बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग देन अ बेटर एक्टर। मैंने हमेशा ये चीज़ सुनी और ये चीज़ मानी भी है सर, कि आप कलाकार, अगर आप 20 ना होना चलेगा, इंसान हमेशा 20 रहना। वहीं से शुरू किया था हम लोगों ने। बिल्कुल सर, कि आप कलाकार 19-20 रहोगे चलेगा, इंसान हमेशा 20 रहना। अच्छी और ये मैं आज भी मानता हूँ कि क्योंकि अगर मेरा एटीट्यूड अच्छा है, अगर मेरा स्वभाव अच्छा है, अगर मेरा नेचर अच्छा है, तो लोग मेरे साथ काम करना चाहेंगे। और अगर मेरा नेचर अच्छा नहीं है, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, मैं दुनिया का सबसे सबसे टैलेंटेड कलाकार भी रहूँगा, मेरे साथ काम नहीं कोई करना करना नहीं चाहिए। चाहेगा, बिल्कुल सही। मजबूरी में काम कर भी ले, कोई करना नहीं चाहेगा। चलिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, सेम हियर सर। और बहुत चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी की बताई। जी सर। लोगों को इंस्पायर भी करेगा ये, जी, और मोटिवेट भी करेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम लिया रिसर्च करके मेरे बारे में इतना इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चनर था, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने प्रेजेंट किया। आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट आपने मुझे अपनी कहानी सुनाने का एक मौका दिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सी यू। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।